Minister starting the briefing, so let's just listen in. पहला कि कैबिनेट ने डिफेंस क्षेत्र में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है उसमें जो डिफेंस मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का निर्णय था, उसकी पूरी रिपोर्टिंग ली और उसको नोट किया। नोट इसलिए किया कि ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का और उसके प्रोसीजर का एक अंक बन जाता है और ये मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन प्रमुख विषय था तो इसलिए मंत्रिपरिषद को इसकी रिपोर्टिंग आवश्यक थी। रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष कमेटी बनाई थी श्री धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में, जिसने कुछ सिफारिशें की थी और काफी समय से ये विषय पर चर्चा चल रही थी। 4 सब सेक्टर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए चुने गए, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और मेन बैटल टैंक्स। इन विषयों के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण भारत में हो और एक बिडिंग का मॉडल बना है जिसके माध्यम से हर क्षेत्र में, हर प्लेटफॉर्म के लिए एक प्राइवेट सेक्टर स्ट्रैटेजिक पार्टनर चुना जाएगा। स्वाभाविक है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी आवश्यकता होगी, तो उस स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो प्राइवेट क्षेत्र में होगा वो भारतीय कंपनी होगी और उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि कोई भी ग्लोबल कंपनी हो सकती है, उसके ऊपर टाई अप स्वाभाविक होगा। उनकी क्षमता और प्राइस बिड के आधार पर हर क्षेत्र के अंदर ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर सिलेक्ट होगा। पॉलिसी के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें डिफेंस पीएसयूज की जो क्षमता है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा कि कितना काम वो कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग देश के अंदर आरंभ हो। सो द कैबिनेट टुक नोट ऑफ दिस प्रपोजल which deals with encouraging the Make in India in relation to defense equipment. ये डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा का इक्विपमेंट केवल विदेशों से खरीदा जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था का साइज देखते हुए ये राय काफी समय से बन रही थी कि इसका देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग आरंभ हो। दूसरा प्रपोजल जो मंत्रिपरिषद के सामने महत्व का था वो FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को समाप्त करने का था। इस साल के बजट में ये घोषणा की गई थी और FDI सेक्टर में उदारीकरण की नीति के बाद अधिकतर FDI जो देश में आ रही है वो ऑटोमेटिक रूट से आती है और लगभग 90% से आगे, अगर मैं पिछले 3 साल के आंकड़े लूं तो 91% to 95% ऑफ FDI हैज बीन कमिंग थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। बहुत कम क्षेत्र बचे हैं, 11 सेक्टर्स बचे हैं जिसमें प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता थी और हर 11 सेक्टर के लिए जो कंसर्न्ड विभाग है उसको उसका अधिकार दिया गया है कि उन गाइडलाइंस को वो देखते रहे। कुछ ऐसे केसेस होंगे
जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे तो वहां होम मिनिस्ट्री की भी एडिशनल अप्रूवल चाहिए होगी। तो ये जो 11 सेक्टर्स प्रायर अप्रूवल के बचे हैं, इन 11 के साथ जो उसका उपयुक्त मंत्री विभाग है उसको उसमें जोड़ दिया गया और इसका जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, ये प्रस्तावना मंत्रिपरिषद के सामने आई थी, जिसको कि आज स्वीकार किया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक तीसरा प्रस्ताव था कि सरकारी खरीदारी में जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक प्रेफरेंस पॉलिसी, जिसका नाम है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017, इसको मंत्रिपरिषद ने आज स्वीकृति दी है। इसमें पूरा इसका प्रोसीजर ले डाउन हुआ है। ये पॉलिसी जो बहुत छोटी परचेजेस हैं उनके संबंध में क्या होगी, 5 लाख से नीचे के संबंध में प्रोक्योरमेंट होगी। 5 से 50 लाख तक जो लोकल कंटेंट यूज करेंगे उनकी प्रोक्योरमेंट होगी। 50 लाख से ऊपर ऑर्डर्स का विभाजन होगा, L1 को मिलेगा और उसका आधा हिस्सा उस डोमेस्टिक लोकल मैन्युफैक्चरर को मिलेगा जो उस L1 की प्राइसिंग को मैच करेगा। तो इसकी डिटेल प्रोसीजर अभी आपको दे दिया जाएगा, आज नेट पे डाल दिया जाएगा। ये एक तीसरा महत्वपूर्ण विषय था जिसको स्वीकृति दी गई। चौथा था कि चीनी का, शुगर का 2017-18 के लिए FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस तय करना था और पिछले वर्ष की तुलना में अब मिल्स की स्थिति कुछ सुधरी है। 10.6% का इंक्रीज और इस कीमत को 255 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से तय किया गया है। असम के कामरूप जिले में जो नॉर्थ गुवाहाटी रेवेन्यू सर्कल में आता है, वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना 1123 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर के आधार पर स्वीकृत कैबिनेट ने की है। एक प्रपोजल बहुत समय से पेंडिंग था, आज उसको भी स्वीकृति मिली। द कैबिनेट ग्रांटेड अप्रूवल टू द नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल कॉरिडोर। ये जो ग्रेटर नोएडा और से लेकर ग्रेटर नोएडा का मेट्रो रेल कॉरिडोर है, ये 29.707 किलोमीटर्स कवर करेगा और इसकी कुल लागत 5,503 करोड़ रुपया आएगी। ये फुली एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। फाइव 5503 और सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 को आज संशोधित करने को भी मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दी, जिसमें से 2.5%, 2.5% जो उसमें से फंड इकट्ठा होता है वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ नेशनल वाटरवेज के लिए खर्चा जाएगा। ये एक प्रमुख निर्णय थे जो आज मंत्रिपरिषद ने लिए।
Thank you, sir. Yeah, please ask your question. Questions on the strategic partnership model. Firstly, by when do we see the strategic partnership bids? When will that process start? And second, in these 4 sectors, what is the potential order book that these companies can expect? These are big ticket sectors. You see, we would like to start as fast as we can. The reason being that defense preparedness itself necessitates that you procure domestically and manufacture domestically. And obviously these are sectors in which I anticipate in years to come government spending also to increase. You must bear in mind that this is one sector where domestically government is the only buyer. It's only when they acquire large capacities and build up large experience that they get an international order booking. But substantially it's the government which is the buyer. In round 1, we slowly opened up FDI. It's not necessary that every tie-up with an OEM must be FDI based. It can be technology based also. But a reasonable expectation of government doing business with a particular party incentivizes the setting up of a manufacturing facility. You don't set up a manufacturing facility if you have no hope of getting an order. And that is the rationale behind the strategic partnership principle. So the private sector strategic partnership, which will have an Indian company and a foreign OEM, will coexist with the capacity of the DPSUs. So also the cabinet has cleared the scrapping of the FIPB. Will it be basically 4 weeks from the date of approval of the cabinet, and the date actually for the winding up will be notified at some point in time with a 4-week framework? We'd like to do it immediately. In fact, except for the time taken in the transition, which should not be very long. So you also mentioned 11 sectors will still be on the pre-approval route. So anything on that? No, today, as I said, in the last 3 years, between 91 to 95% of the FDI has come by automatic route. So now this balance 5 to 9%, which requires approval, now covers only 11 sectors. So what you have to notify, which will be a part of this notification, is which is the concerned department for each of these 11 sectors. So what happens to proposals already with FLE? Well, they'll decide on the transition. Most of them should go back to the departments. Sir, there is no rationale once the cabinet has decided the scrapping of the FIPB that it still continues to meet. सर एफआरपी में एक प्रॉब्लम ये है कि 4 स्टेट जो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ये नहीं फॉलो करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है शुगर मिल्स का वो यूपी में है. तो इसका सॉल्यूशन क्या, चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है. ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसका जजमेंट दे चुकी है, अब दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पेंडिंग है. तो इसमें तो केंद्र सरकार कुछ कर नहीं सकती. जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा कि दोनों के पास अधिकार है. आप एफआरपी दीजिए, वो अपना स्टेट एडवाइस प्राइस देंगे. तो जब तक वो कानून चलता है तो वो परिस्थिति बनी रहेगी. सर, ये एफआईपीबी को लेकर जो फैसला लिया गया है, विदेशी निवेश को खासतौर से बढ़ावा देने में किस तरह से मददगार होगा? और दूसरा कि 5-4 करोड़ का जो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है. कारण ये है कि एफआईपीबी में 5 सेक्रेटरीज परमानेंट मेंबर्स थे और कंसर्न विभाग आ जाते थे जिनकी मीटिंग होती थी. तो कंसर्न विभाग तो आज भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता था, आज भी उस पर विचार करता था. Well, there you